Hello everyone, welcome to Game Changer IAS IPS Academy. This is शिवांगी in front of you and हम लोग अपने करंट अफेयर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके जो भी वेरियस सीरीज है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ये हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटीज़ है क्या, कहाँ पर पाई जाती है और ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये बेसिकली इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि ये देखा गया है कि कर्नाटका में कुछ हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। ठीक है ना। अब ये हक्की पिक्की है क्या, ये एक सेमी नोमैटिक ट्राइब है जो कि लार्जली कर्नाटका में पाई जाती है। कुछ जो कम्युनिटी है मतलब हक्की पिक्की के हैं कुछ लोग हैं, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या है स्प्रेड है, लेकिन जो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं ये कर्नाटका में पाए जाते हैं। जो हक्की पिक्की ट्राइब है ना, बेसिकली दे हैव 4 क्लेन्स। वो कौन कौन से क्लेन है? गुजराथिया, फिर कालीवाला, मेवारा एंड पानवारा, ये सब क्या है उनके 4 मेजर क्लेन हैं हक्की पिक्की के। अब हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली एक शेड्यूल ट्राइब है जो कि कर्नाटका में बेस्ड है। अगर हम इनके लैंग्वेज की बात करें ना, तो बहुत सारे लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि कन्नड़ा हो गया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारी लैंग्वेज हक्की पिक्की कम्युनिटी के द्वारा यूज की जाती है। हक्की पिक्की का मीनिंग क्या है? बर्ड कैचरर, जो कि कनाडा में है, कन्नड़ा लैंग्वेज में। ठीक है ना। अगर हम इसके हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के ओरिजिन की बात करें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, तो इसके एक बहुत ही अच्छी एंड रिच हिस्ट्री है। ये भी कहा जाता है कि इनका एक सेंट्रल रिलेशन है राणा प्रताप सिंह के साथ। हक्की पिक्की जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ये एक क्षत्रिय और वॉरियर ट्राइबल कम्युनिटी है। ये बेसिकली जब मुगल किंग से डिफीट हुई थी तो उस टाइम पे ये सदर्न इंडिया से क्या हुई थी, ये माइग्रेट की थी बेसिकली। तो ये उसके ओरिजिन के बारे में था। तो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो बहुत बार आप लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ा होगा और हमेशा ये रिसेंट न्यूज़ में बना रहता है, बिकॉज इसके वेरियस वर्क होते हैं कि इसे जो भी ह्यूमन राइट का कहीं भी वायलेशन हो रहा है या फिर इन्वेस्टिगेट करना है तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके फंक्शन की क्या बात है, इसके फंक्शन की क्या क्या है। बेसिकली हम लोग इसको पूरा एक सेपरेट चैप्टर आप पॉलिटी में पढ़ोगे भी, ठीक है ना। अभी हम लोग इसके फंक्शन को देख लेते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। ये देखो, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, ये 1993 को इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है ना। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 1993 को इस्टेब्लिश हुई थी। जो भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है और कुछ लोग अगर उनके राइट का वायलेशन हो रहा है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, तो ये इस कम्युनिटी का बेसिक मोटिव ये था कि कहीं भी ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो और यूथ सारे मैटर को ये इन्वेस्टिगेट करे और उनको जजमेंट प्रोवाइड करे। तो ये इस मोटिव के साथ इसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया था। अब हम लोग देखते हैं कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या है। तो देखो, ये एक सू मोटो को क्या करती है, ये सी मोटो को प्रमोट करती है। जो भी पेटिटेशन होता है किसी भी पर्सन का, उसके थ्रू ये अगर मान लो कि कहीं भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है या फिर कहीं भी स्टेट जो होता है वो फेल होता है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने में, तो ये उन सारे मैटर को क्या करती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है जिससे कि ह्यूमन राइट का वायलेशन कहीं हो रहा है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है ना। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि हमारे पास 2 राइट होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं फंडामेंटल राइट होते हैं, एक ह्यूमन राइट होते हैं। इसमें से बेसिकली क्या डिफरेंस है आगे जब हम लोग देखेंगे, आप पॉलिटी पढ़ोगे या फिर मैं कहीं और भी अगर ये न्यूज़ में आया तो मैं वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँगी। कम्युनिटी जो होता है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये कमीशन जो है ये रिसर्च भी कर सकती है ह्यूमन राइट के बारे में। उसके साथ साथ ये मतलब NGOs के थ्रू या फिर बहुत सारे जो मीडियम हैं और कंपेन के थ्रू ह्यूमन राइट के लिए ये अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। और भी इसके बेसिकली वर्क है। आज हम लोगों ने फंक्शन देखे, वेरियस चीज़ें हम लोग डे बाय डे डिस्कस करते जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है ये वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में है। हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है। अब देखो करंट में कोविड-19 है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। सेकेंड वेव जो है ये बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वेव के देखते काफ़ी ज़्यादा डेंजर है और कई सारे लोग इससे किल हो रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है और उसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो गई है। तो अब देखो वैक्सीन फर्स्ट वेव में तो वैक्सीन नहीं थी, बट सेकेंड वेव में क्या है कि वैक्सीन है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब क्या है कि वैक्सीन हेजिटेंसी आर्टिकल में इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि देखो कई सारे लोग हैं ना उनको र्यूमर पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जो भी अथॉरिटीज़ हैं रूरल एंड रिमोट डिस्ट्रिक्ट में वो क्या कर रही हैं कि वो एक अपनी स्ट्रैटेजी को अपना रही है, स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट कर रही हैं जिससे कि लोगों में जो वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी है उसको क्या किया जाए, उसको रिमूव किया जाए, जिससे कि वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट कर सकें। अब हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली इशू क्या है। न्यूज़ बेसिकली ये है, ठीक है ना, करंट पे इसलिए है। अब हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली इशू क्या है। तो देखो जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है ना उसके कंपैरिजन में जो फेक न्यूज़ होती है लोग उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं एंड सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है। तो वहाँ पर लोगों का बिलीव है कि अगर वो वैक्सीन लेंगे तो या तो वो किल हो जाएंगे या तो उनमें इम्पोर्टेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी वजह से, इस हेजिटेंसी की वजह से, इस र्यूमर की वजह से लोग जो है वैक्सीन को नहीं ले रहे हैं। अगर वैक्सीन को नहीं ले रहे हैं तो किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि जिससे वो वैक्सीन जो है उसको एक्सेप्ट करें और वैक्सीन प्रॉपर ले, जिससे हम लोग कोविड-19 से उसको जल्दी टैकल कर सके, उससे फाइट कर सके। तो देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि वो अट्रैक्ट करेगा जो भी रूरल है एंड ट्रिबल पॉपुलेशन है पोस्टर एंड फोल्क सॉन्ग के थ्रू, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेटर ने ये भी मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी विलेज के रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे कि पंच हो गए, सरपंच हो गए, ठीक है ना, और उनको क्या है कि उन्हें मैंडेटरी कर दिया है कि उनको और विथ उनकी फैमिली के साथ वैक्सीनेट होना है, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगवाई जाएगी। एम्प्लॉय जो है ये उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि एम्प्लॉयज़ भी हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे। तो ये कुछ स्टेप लिए गए हैं कि अगर पंच एंड ये लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं तो उससे अवेयरनेस फैलेगी कि और भी लोग जो हैं वो वैक्सीन के टूवर्ड्स मूव करेंगे। अब ये देखो वैक्सीन हेजिटेंसी बेसिकली है क्या। ये एक जनरेशन है एट अ रिस्क, जो कि रिस्क पे है। WHO ने वैक्सीन हेजिटेंसी को डिफाइन किया है एज कि वैक्सीन हेजिटेंसी बेसिकली डिले है किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए और रिफ्यूज़ल है किसी भी वैक्सीन को अगर वो अवेलेबल है किसी भी वैक्सीनेशन सर्विस के लिए। सो बेसिक डेफिनेशन WHO ने दिया है डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इन सर्विस। ओके, ये एक वन ऑफ द जो 10 थ्रेट होते हैं ना उनमें से ये वैक्सीन हेजिटेंसी वन ऑफ देम इस एयर की थ्रेट बन गई है ग्लोबल हेल्थ सेक्टर में। अब हमारा कंसर्न क्या है, हम लोग क्यों इसकी तरफ इतना फोकस कर रहे हैं। तो देखो एक जो वैक्सीन है ना ये एक इसेंशियल वेपन हो जाती है जो कि ये जो पैंडेमिक है उसके अगेंस्ट जो भी वार है उससे हमें फाइट करने के लिए। अगर मान लो कि कोई भी हेजिटेशन होता है वैक्सीन को एक्सेप्ट करने के लिए तो ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस डालेगा जो हमारा एफर्ट है कोई भी पैंडेमिक है, कोविड-19 पैंडेमिक है उसको कंट्रोल करने के लिए या इन फ्यूचर कोई भी पैंडेमिक आता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें तो एक जो भी इसके पीछे रीज़न है ना तो उसको हमें प्रोएक्टिवली एड्रेस करना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि जिसके वजह से लोग वैक्सीन को नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। और उसके साथ जो भी हमारी पब्लिक है उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो भी रॉबर्सनेस है वेरियस प्रोसेस जैसे कि किस तरीके से वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, उसका क्लिनिकल ट्रायल कैसे डिज़ाइन किया गया, कैसे उसको मॉनिटर किया गया, एनालाइज किया गया और रिपोर्ट एक जो रेगुलर रिव्यू होगी ना
मतलब एक रेगुलर रिव्यू जो है वैक्सीन का उसके लिया गया, जब ये उसके बाद ही जो वैक्सीन है इसको अप्रूव किया गया कि ये मास में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, इसको लिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि ये जो पब्लिक होगी वो अवेयर होगी रिगरस प्रोसेस के थ्रू, और जो भी क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, अप्रूवल जो है, और जो भी रेगुलेशन जो भी फॉलो हुए हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये किया जा सकता है। ठीक है ना। सो ये हमारा वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में आर्टिकल था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है। अब देखो एक तो हम इंडिया का टारगेट है या फिर हमारा जो टारगेट है, तो हम ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें तो बहुत सारे जहाँ पे लोग अवेयर नहीं है, इलिटरेसी है, वहाँ पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वहाँ पर भी कम यूज हो रहा है। तो देखो नीति आयोग ने क्या किया है कि अपने एक रिपोर्ट तैयार की है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली रिपोर्ट है क्या। तो नीति आयोग और जो मास्टर कार्ड है दोनों ने मिलके, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन किसने प्रिपेयर किया था, वेरियस मिनिस्ट्री के नाम दे सकते हैं या फिर जो वेरियस डेटा है उसका नाम दे सकता है। तो ये बेसिकली प्रिपेयर किया है नीति आयोग ने एंड मास्टर कार्ड ने, अपने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है जो कि कनेक्ट करता है कॉमर्स से और एक रोड मैप क्रिएट करता है डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए। और ये जो रिपोर्ट है ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो भी चैलेंज आ रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को या फिर इंक्लूजन को यहाँ पर इंडिया में एक्सेलरेट करने में, साथ ही साथ ये रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है हमारे जो सिटीजन है उसमें एक्सेस किया जा उनको एक्सेसिबल हो सकती है, वहाँ तक इनकी रीच हो सकती है। तो बेसिकली इन्होंने रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड किए। अब इन्होंने ये बताया कि देखो जो चैलेंज हैं जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेलरेट करने में आ रहे हैं उसके भी टूवर्ड्स हम लोग देखते हैं। तो द फर्स्ट वन इज डिजिटल एक्सक्लूजन, ठीक है ना। और लोग जो हैं ये अनफैमिलियर है डिजिटल टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स, उसके साथ साथ क्या है करप्शन है वो भी ब्रीड कर रहा है, इनएडिक्वेट रूरल बैंकिंग, ठीक है ना, अनसक्सेसफुल बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल, अकाउंटेबिलिटी इशू, ये सारे चैलेंज हैं जिसकी वजह से जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। अब इस कम्युनिटी नीति आयोग ने मास्टर कार्ड ने ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की है इसके साथ साथ इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया है। तो देखो इन्होंने रिकमेंडेशन यह दिया है कि जो भी पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे हमें स्ट्रेंथन करना है, उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए जिससे कि ये जो भी जिससे कि जो एक लेवल पे जैसे कि NBFC या फिर बैंकिंग के थ्रू हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि कोई भी जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम लोग डिजिटाइज कर सकते हैं, जो प्रोसेस है उसको भी कॉम्प्लियंस किया जा सकता है, और जो भी क्रेडिट के सोर्स है ना उसको भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, जिससे कि जो भी अपॉर्चुनिटी होगी MSME के लिए वो भी ग्रो करेगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम को बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है ना। और जो भी मान लो कि जो फ्लॉड रिपोजिटरी है ना उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। अगर मान लो कि कोई फ्लॉड रिपोजिटरी है लोग उसके बारे में अवेयर रहेंगे तो उनका जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो यूज करेंगे, डिजिटल इंक्लूजन का यूज करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उनको डर नहीं लगेगा कि हमारा पैसा यहाँ कहीं फंस ना जाए, ठीक है ना। उसके बाद ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसको भी इंश्योर किया जा सकता है। वो कैसे कि हम कोई भी मान लो कि कस्टमर है उसको कोई रिस्क आता है, फ्लॉड केस आते हैं, तो उसको पहले से ही वार्निंग मिल जाए, उसको पहले से ही अलर्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ की रिकमेंडेशन है जो कि प्रोवाइड की गई है। देन उसके साथ साथ क्या है कि जो एग्रीकल्चर है NBFC उसको इनेबल किया जाए कि वो एक्सेस करे लो कॉस्ट कैपिटल में, ठीक है ना, और उसके साथ ही साथ डिप्लॉय करें फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल को, जिससे कि अगर हम लॉन्ग टर्म में डिजिटल आउटकम को बेटर टर्म में हम लोग क्या कर सके, अचीव कर सकें, ठीक है ना। जो लैंड रिकॉर्ड है उसको भी डिजिटलाइज किया जाए जिससे कि मेजर बूस्ट होगा इस सेक्टर में।
ठीक है ना। उसके बाद जो भी सिटी के ट्रांजिट हैं उनको एक्सेसिबल करना चाहिए, जितने भी मिनिमल क्राउडिंग है, क्वेस हैं, ठीक है ना, जितने भी एग्जिस्टिंग लिवरेज है, स्मार्टफोन है, कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, तो इन सब में डिजिटल को, हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ रिकमेंडेशन जो हैं जो कि प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। सो ये हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के टूवर्ड्स था। अब हम लोग आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंटरनेशनल नर्स एंड मालदीव्स डे के बारे में है। तो देखो, हम लोग हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की जो थीम है, वन डे एग्जाम में बेसिकली थीम पूछा जा सकता है, तो वो ये है, ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अब हमारा जो इंटरनेशनल नर्स डे है ना, ये स्टार्ट हुआ था 1965 में। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। ये डे जो होता है, ये बर्थ एनिवर्सरी है फेमस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। ये उस टाइम पे क्या थे कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक इंग्लिश नर्स थी, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर भी थी। जब क्राइमेरियन वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम पे इनको फेम मिला था क्योंकि ये सर्व कर रही थी एज ए मैनेजर एंड एज ए ट्रेनर ऑफ नर्स, ठीक है ना। और उस टाइम पे ये पिलर बन गई थी मॉडर्न नर्सिंग की। तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग 12 मई को नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। हमारी जो एकेडमी है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई भी जो सिविल सर्विस जो है ना, वो आपको गाइड करेगा, सिविल सर्वेंट जो कि अभी खुद ही सर्व कर रहे हैं और जो रिटायर हैं IAS IPS। तो आपको यहाँ पे जो गाइडेंस है ऑफिसर एंड एक्सपर्ट के थ्रू मिलेंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।